मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को ओएनजीसी कम्युनिटी सेंटर में आयोजित ऑल इंडिया ऑयल सेक्टर मीट कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राज्य सरकार इकोनॉमी, इकोलॉजी और टेक्नोलॉजी में समन्वय के साथ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है। राज्य में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना से स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य में जियोथर्मल के क्षेत्र में अनेकों संभावनाएं हैं, जिस पर राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है। चलिए पढ़ेंगे आगे। देहरादून में हाई कोर्ट की रोक के बाद अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है, जिसके संबंध में सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश भर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं, जिसमें कि 24 जुलाई को पहले चरण में जबकि 28 जुलाई को दूसरे चरण में मतदान किया जाएगा। तो वहीं 31 जुलाई को चुनाव की मतगणना की जाएगी। पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि सरकार पूरी तरह से चुनाव करवाने के लिए तैयार है। जो रोक लगी थी वो हट चुकी है। मुझे बड़ा हर्ष हो रहा है बताते हुए कि 2 जुलाई 2025 को नामांकन होंगे। 24 जुलाई 2025 तथा 28 और 31 जुलाई को जो हैं 24 जुलाई और 28 जुलाई को मतदान होगा और 31 जुलाई को परिणाम घोषित किए जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि सरकार का जो वायदा था कि जुलाई भर में चुनाव कराने का था वो पूरा हुआ और चुनाव जो है विधिवत। चलिए बढ़ेंगे आगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने जिला सभागार में नोडल व प्रभारी अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक ली। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव एक संवेदनशील और समयबद्ध प्रक्रिया है, अतः सभी अधिकारी पूरी जिम्मेदारी और निष्पक्षता से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। भदौरिया ने निर्देश दिए कि सभी खंड विकास अधिकारी अपने अपने क्षेत्र के मतदान स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें और वाहनों की जरूरत के अनुसार सूची नोडल वाहन अधिकारी को उपलब्ध कराएं। उन्होंने आगे कहा कि निर्वाचन व्यवस्था के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय में निर्वाचन कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया गया है, जिसके नोडल अधिकारी जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जो है तैयारियां की जा रही हैं और इसी को लेकर समय समय पर बैठकों को दौर भी देखने को मिल रहा है। खंड विकास अधिकारी भी जो हैं लगातार इस पर नज़र बनाए हुए हैं और बैठकें ले रहे हैं। पंचायत चुनाव को लेकर पूरा प्रशासनिक अमला इस वक्त जो है बैठक और ख़ासतौर से आगे की रणनीति को लेकर लगातार विचार मंथन किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी मतदान स्थलों का निरीक्षण करें, ये इस बैठक के दौरान दिशा निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न विभागों के अधिकारियों को नोडल नियुक्त किया गया है। तो देखिए खासी तैयारियां जो हैं पंचायत चुनाव को लेकर की जा रही हैं। नगर निगम महापौर प्रकाश शर्मा के आवास पर जनता दरबार का आयोजन किया गया। जनता दरबार में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपनी अपनी समस्याएं रखी। महापौर ने अधिकतर समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित किया। जनता दरबार में सड़कों की जर्जर स्थिति, जल भराव और नालियों की खराब व्यवस्था से जुड़ी हुई शिकायतें प्रमुखता से सामने आई। वार्ड नंबर 1 के जेपी नगर फेज 1 कॉलोनी के निवासियों ने पार्क में हो रहे अतिक्रमण की शिकायत की, तो वहीं महापौर ने सभी मामलों में उचित कार्रवाई का लोगों को आश्वासन दिया। महापौर ने कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। नगर निगम स्तर की समस्याओं का समाधान हर हाल में किया जाएगा। सोनपहर और मेहरबान नगर के ग्रामीणों ने मझौला सितारगंज नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित की गई भूमि का मुआवजा न मिलने को लेकर उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि वे वर्षों से भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन हाईवे निर्माण के दौरान उनकी जमीन कट गई है और अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है। इस दौरान ग्रामीण दीपक कुमार ने बताया कि वहां कार्य कर रहे ठेकेदारों द्वारा भूमिधरों पर
दानामा लिखवाने का दबाव बनाया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि उनकी रजिस्टर्ड जमीन है जिसे वे दान नहीं देना चाहते हैं, बल्कि उसका उचित मुआवजा चाहते हैं। एसडीएम ने बताया कि इस मामले में नेशनल हाईवे प्राधिकरण से रिपोर्ट भी तलब की गई है। जांच के बाद ही जमीनों का पूरा विवरण सामने आ पाएगा और उसी के आधार पर प्रभावितों को मुआवजा भी दिलाया जाएगा। तो वहीं ग्रामीणों ने इस मामले में प्रशासन से निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की है। कि हम सुनपार के निवासी हैं, सुनपार मेहरबान नगर निवासी हैं। वहाँ नेशनल हाईवे निकल रहा है मझौला से शिकारगंज के लिए। इसमें हम लोग की ज़मीनें आ रही हैं, जिसमें ज़मीन आने के उपरांत भी हमें मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। वहाँ ठेकेदारों का कहना है कि आप दान में ज़मीन लिख के दीजिए, जबकि हमारी रजिस्टर्ड ज़मीन है, हम दान में क्यों लिख के दें। इसी मामले को लेकर हमने एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। तो एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मैं अपने स्तर से सर्वे कराता हूँ, दिखता हूँ क्या है कैसे है, तब तो बताएंगे। आपका शुभ नाम? द्वारा बताया गया है कि उनकी ज़मीनें जो है नज़ में गई हैं और उसका उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो अभी इस संबंध में एनएच के अधिकारियों से एक जो है वो रिपोर्ट के लिए हम मंगा रहे हैं। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि किस व्यक्ति की कितनी ज़मीन गई है, कितना रकबा गया है और उनको कितना जो है वो मुआवजा अभी देना बाकी है। इसलिए स्पष्ट हो जाएगा तो मुझे लगता है कि ग्रामीणों की समस्या का समाधान हो जाएगा। सर वही वो रजिस्टर्ड ज़मीन है तो उनको जो भी नियमानुसार पेमेंट होता है, अगर वो अधिग्रहण की जा रही है तो डेफिनेटली किया ही जाएगा। और इस तरह का कोई दाननामा का प्रकरण अगर कोई संज्ञान में आता है तो एनएच के अधिकारियों को बुलाकर उनसे जो है स्पष्ट रूप से पूछा जाएगा कि क्या ये पूर्ण प्रकरण में क्या है। चलिए बढ़ेंगे आगे। देहरादून में पुलिस विभाग का सत्यापन अभियान लगातार जारी है, जिसमें खास तौर पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते कुछ सालों में राज्य की जनसंख्या में डेमोग्राफिक चेंज हुए हैं। वहीं ज्यादातर विदेशी नागरिक बिना किसी निवास प्रमाण पत्र के राज्य में निवास कर रहे हैं। तो वहीं एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि इस प्रकार के अवैध रूप से शहर में रह रहे लोगों के खिलाफ सत्यापन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काफ़ी सारी शिकायतें थी कि बाहर के कंट्री से खासकर बांग्लादेश या रोहिंग्या यहाँ पर होने की संभावना, उसमें पुलिस द्वारा जो है 5 अभी जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे उनको डिपोर्ट भी कर दिया गया और बहुत ही अल्प समय में 20 दिन के अंदर ही उनका डिपोर्टेशन भी बांग्लादेश कर दिया गया। इसके साथ ही साथ अन्य जो बांग्लादेशी पकड़े गए थे वो अभी जेल के अंदर उनकी भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई चल रही थी। इसीलिए सत्यापन अभियान खासकर ऐसी बस्तियों में, ऐसे इलाकों में जहाँ पर अचानक से जनसंख्या की वृद्धि हुई है या ऐसे लोग जो रह रहे हैं बस्तियों में बट उनका कोई परमानेंट यहाँ व्यवसाय नहीं है और दूर प्रांतों से खासकर देखा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा के काफ़ी सारे लोग यहाँ पर व्यवसाय, छोटे छोटे व्यवसाय करने के लिए आ रहे हैं, तो उन पर भी नज़र रखी जा रही है। इसलिए सत्यापन अभियान उन्हीं को फोकस करके किया जा रहा है कि इतने दूर गैर प्रांत से यहाँ पर आने का रीज़न और यहाँ कोई ऐसी कोई अगर उनके पास कोई व्यवसाय का साधन नहीं है तो डेफिनेटली उनको चेक करना कि वो किस लिए। और अब खबर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग और पौड़ी से है, जहां जिसकी सीमा से होकर गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग स्वरूपगढ़ के पास 2 स्थानों पर मलबा पत्थर आने से रास्ता बाधित हो गया है। संबंधित कार्यवाही संस्था के स्तर से मार्ग को खोले जाने का प्रयास लगातार जारी है। मौके पर पुलिस बल भी मौजूद है, जिससे क्षेत्र में वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है। और अब खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेले में इस बार तेज आवाज वाले डीजे, बड़े वाहन, भाला, त्रिशूल, बेसबॉल बैट पर धामी सरकार ने रोक लगा दी है। मेले की तैयारी को लेकर सीसीआर हॉल में चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी की अध्यक्षता में मीटिंग की गई, जिसमें उत्तराखंड सहित 7 राज्यों के अधिकारियों ने चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि कांवड़ मेला सकुशल संपन्न हो, इसके लिए पड़ोसी राज्यों के साथ मीटिंग की गई है। तो वहीं डीजीपी दीपम सेठ ने कहा कि विभिन्न राज्यों के जिन जिलों से बड़े वाहन और डीजे तैयार होकर चलते हैं, उनको चिन्हित करके वहीं रोकने का प्रयास किया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज यह समन्वय बैठक की गई, जिससे कि जो हमारी कांवड़ यात्रा है 2025 की, वो किस प्रकार हम उसको सकुशल संपन्न करा सकें। चैलेंज तो रहता ही है क्राउड मैनेजमेंट और ट्रैफिक मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से,
तो उसी चैलेंज को कैसे हम सकुशल उससे निपटें, उसी के लिए आज ये विस्तृत विचार विमर्श किया गया। करना चाहूँगा कि उस तरह के जैसे बेसबॉल, डंडे, इस बैट्स, ये सब साथ में लेके ना आए, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं रहती है। बारे में भी बहुत विस्तृत से विचार विमर्श हुआ और सभी एजेंसीज अपने आपसी समन्वय के साथ संवेदनशीलता बनी रहती है ऐसी यात्रा में। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी सोशल मीडिया के माध्यम से और व्यापक प्रचार प्रसार जो है वो हम लोग शुरू कर दिए हैं, जहाँ से कांवड़ जिन गांव कस्बों से, जिन जगहों से जहाँ से ओरिजिन होता है उनका, वहाँ पर उनके पंजीकरण की व्यवस्था, वो आईडी कार्ड्स लेके आए हैं, उनकी संख्या के बारे में और जो डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब शुरुआती दौर में उनको ये सब सूचनाएं पहुंच जाएं, क्या चीज़ें प्रतिबंधित हैं, क्या चीज़ें उनको करनी हैं, जिससे डीजेस जहाँ पे ओरिजिनेट होते हैं, जहाँ से बनते हैं, उनके नामों की सूची। खबर देहरादून से है, जहां पर आज शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी माताजी के साथ वृक्षारोपण किया। उन्होंने इस दौरान लोगों से अपील की है कि वो भी इस अभियान से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। पुष्कर सिंह धामी ने मां के साथ किए गए पौधारोपण से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स हैंडल पर पोस्ट किया है। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, शासकीय आवास परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अपनी पूज्य माताजी विश्वनाथ देवी के साथ पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात किया। पर्यावरण संरक्षण हेतु आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रेरणादायी आह्वान को आत्मसात किया। यह अभियान मां के लिए श्रद्धा और प्रकृति के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आप सभी से भी आग्रह है कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत अधिक से अधिक पौधारोपण कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन अवश्य करें। उत्तराखंड के विकासनगर में कैनाल बाईपास रोड के प्राचीन शिव मंदिर से जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली गई। इस यात्रा का जगह जगह स्वागत कर लोगों को हलवे और मीठे शरबत का भी प्रसाद दिया गया। वहीं रात में प्राचीन शिव मंदिर पर 56 भोग का प्रसाद वितरित किया जाएगा, जिसमें भारी भरकम लोगों के पहुंचने की संभावना है। आपको बता दें कि भारत माता की सुंदर झांकी भी इस यात्रा में निकाली गई। उत्तराखंड में अगले महीने से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस वक्त उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा भी सुचारू है, जिसके चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड का रुख करते हुए नजर आ रहे हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने के बाद ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी, जो कि प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। बॉर्डर क्षेत्रों की बात करें तो हरिद्वार और देहरादून से होकर कांवड़ यात्रा निकलती है, जिसके चलते शहर के भीतर ट्रैफिक की समस्या भी बढ़ सकती है। जिलाधिकारी ने बताया कि प्रशासन कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं शहर में रहने वाले स्थानीय निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। कांवड़ मेले को लेकर 2 एस्पेक्ट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो लोकल्स को कम से कम असुविधा हो, ट्रैफिक हमारा कम से कम बाधित हो और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आने पाए, एडवर्स सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एन रूट जो सिविक कम्युनिटीज़ प्रदान करनी है या हमारी फोर्स के लिए फैसिलिटीज़ इंश्योर करनी है, वो करवाई जाए। कांवड़ मेले को लेकर 2 एस्पेक्ट्स हमारे महत्वपूर्ण हैं कि एक तो लोकल्स को कम से कम असुविधा हो, ट्रैफिक हमारा कम से कम बाधित हो और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना आने पाए, एडवर्स सिचुएशन नहीं आनी चाहिए। एन रूट प्रदेश में लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाएं चिंता का विषय बनती जा रही हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में कई ऐसी दुर्घटनाएं हुई हैं जिसमें कई लोगों की जान चली गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में जब कोई सड़क दुर्घटना घटती है तो उसका मुख्य कारण सड़कों के खस्ता हाल और क्रैश बैरियर ना होना दिखाई देता है। तो वहीं इस विषय को लेकर सचिव पीडब्ल्यूडी पंकज कुमार पांडे का कहना है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में पिछले 3 सालों से क्रैश बैरियर
लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए विभाग ने 1000 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की थी। 1 साल पहले से स्टेट हाईवे पर क्रैश बैरियर लगाने का काम चल रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पहाड़ों में कई बार गाड़ी नीचे गिर जाती है सड़क से, जिसकी वजह से बहुत गंभीर दुर्घटनाएं हो जाती हैं। उसमें कई बार जनहानि भी होती है। तो उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने 3 साल पहले ये रोड सेफ्टी पे काम स्टार्ट किया था। उसमें मैं बताना चाहूँगा कि लगभग 1000 करोड़ से ज़्यादा का काम हमने सैंक्शन किया है और उस पर 90% ज़्यादा काम हमने कर लिया है। इसके बाद लास्ट ईयर ये गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम जितने हमारे स्टेट हाईवेज़ हैं उनको 100% क्रैश बैरियर से कवर किया जाए। तो उस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास ये है कि अगले 2 से 3 साल में। और अब खबर पौड़ी से है, जहां पर मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार जनपद गढ़वाल में 1 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने इस अवधि के लिए येलो और ऑरेंज दोनों ही अलर्ट जारी कर दिए हैं। इस अलर्ट को देखते हुए जिलाधिकारी ने आज आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आपदा उपकरणों और सैटेलाइट फोन को अलर्ट मोड पर रखने के भी निर्देश जारी किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रतिदिन समस्त एसडीएमओ से आपदा से संबंधित जानकारी ली जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी आपदा या दुर्घटना की सूचना तत्काल ही जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र को भी दी जाए, ताकि त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। आपदा के दृष्टिगत जारी हो रखा है, तो यहाँ पे आज बारिश भी काफ़ी हो रही है, तो इसके दृष्टिगत अभी हम लोगों ने आपदा कंट्रोल रूम का एडीएम साहब और सभी के साथ में निरीक्षण किया। तो यहाँ बाकी तो पर्याप्त कहा गया है, बिकॉज ये एक फर्स्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती हैं इनकेस किसी को कहीं शिफ्ट करना पड़ता है। यूटेंसिल्स आदि की भी व्यवस्था रखने को इन्हें बताया गया है कि अगर किसी को शिफ्ट करना पड़े तो वो चीज़ें हों। और साथ में रैंडम कॉलिंग के लिए भी कहा गया है कि अधिकारियों का कई बार मोबाइल ऑफ रहता है, वो उठाते नहीं हैं, तो रात के समय पर रैंडम कॉलिंग कुछ अधिकारियों को करने के लिए भी निर्देशित किया गया है। साथ में हमारी जितने भी हेलीपैड्स हैं, जितने हमारे JCB ऑपरेटर्स हैं, JCBs हैं, उनकी लोकेशंस के साथ में यहाँ पे उनकी एक बुकलेट तैयार करके सभी जो भी इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स हैं सभी के पास उपलब्ध कराने को कहा गया है, जिससे सभी एक लूप में रहें, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहें कि कब क्या करना है। देहरादून में मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उन्होंने बताया 28 जून को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, देहरादून, नैनीताल और चंपावत जिले में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहाँ तक हैवी रेंस की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेंस होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज़्यादातर जगहों में है, और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड में मानसून की शुरुआत हो चुकी है। पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश का दौर भी जारी है, जिससे अब बाढ़ की स्थिति बन रही है। वहीं इस स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने 30 जून को मॉक ड्रिल का आयोजन किया है, जिसको लेकर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि प्रदेश के 5 जिलों में बाढ़ की स्थितियां बनती हैं, उनसे निपटने के लिए मॉक ड्रिल किया जाएगा। बाढ़ के दौरान राज्य की आपदा टीम के साथ साथ उपयोग में लिए जाने वाले उपकरणों की भी टेस्टिंग की जाएगी, जिससे कि जो भी खामियां रह जाएंगी उनको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। हम लोगों ने मॉक ड्रिल आयोजित किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक में निर्देश दिए थे कि मॉक ड्रिल कराई जाए बाढ़ के बारे में। तो बाढ़ के बारे में जो बाढ़ से प्रभावित जनपद हैं हमारे 5 उत्तराखंड में, उन सभी में 30 तारीख को मॉक ड्रिल हम लोग करा रहे हैं। उसमें हम लोग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग सिनेरियो क्रिएट करेंगे और फिर देखेंगे कि जो जनपद की टीम हमारी है वो किस प्रकार से बाढ़ की स्थिति से मुकाबला करने को तैयार है, किस तरह से लोग ट्रेंड हैं, किस तरह के उपकरण हैं, किस तरह से उनका रिस्पांस होता है, किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से उनसे त्रुटियाँ होती हैं।
चलिए बढ़ेंगे आगे। रुड़की की भगवानपुर तहसील क्षेत्र में पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते सोलानी नदी अपने उफान पर आ गई है, जिससे सोलानी नदी और आसपास के खेतों में नदी का पानी भर गया है, जिस कारण किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं। ग्रामीणों ने फसलों का नुकसान होने पर काफी नाराजगी भी जताई है। तमाम जो आपदा राहत कार्य कराए गए थे वो सही तरीके से नहीं हुए। हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। जो पेड़ लगाए थे भाई लड़कियों की शादी करेंगे, सब खत्म हो गया। आपदा राहत के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला और बंदर बांट हुई, कोई काम ढंग से नहीं हुआ। आज तो नदी ने जो है वो रूप दिखाया, हज़ारों बीघे फसलें तमाम खराब होकर रखी गई। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने शनिवार को गंगोत्री धाम में चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं एवं बाढ़ सुरक्षा हेतु दीर्घकालिक निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर जायजा लिया। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री धाम देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास का प्रतीक है और ऐसे में तीर्थयात्रियों की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने स्नान घाटों, यात्रा मार्ग, आवागमन व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और आपदा प्रबंधन से जुड़ी हुई तैयारियों का बारीकी से निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। कुछ नुकसान हुआ था और जो घाट है हमारे बह गए थे, तो घाट का काम तो हम लोगों ने करा लिया था, मार्च अप्रैल में करा लिया था और अभी सही है। ऐसी कोई समस्या या दिक्कत अभी प्रतीत नहीं होती है, परंतु चूँकि अभी मानसून चल रहा है, बारिश और भी अभी आने का है, वर्षा काल बढ़ेगा ही, तो जो सुरक्षात्मक कार्य हैं जिसमें हमारे वायर क्रेट और गैमियन इंस्ट्रक्शन है, जो संभव है इस समय कराना, उसको मैंने निरीक्षण भी कर लिया है, काम चल रहा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं अभी प्रतीत होती है। हाँ, लेकिन आने वाले जो हमारा लीन पीरियड होगा सितंबर वाला, उसमें हम लोग सोच रहे हैं कि दोनों घाटों को, घाट का लेफ्ट और राइट दोनों साइडों को एक बार हम प्रोटेक्टिव अपना कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से कवर कर दें, वो जरूरी